हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हो 91। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेंसिंग क्या होता है। डिटेल में पढ़ेंगे, मोड्स पढ़ेंगे कन्वेंसिंग के, जितना इंपॉर्टेंट है सारा कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग सब्जेक्ट है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कन्वेंसिंग क्या होता है? कन्वेंसिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक प्रॉपर्टी या फिर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, ध्यान रखना यहाँ पे टर्म यूज हुई है दो, प्रॉपर्टी या फिर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, जैसे कि सेल वगैरह, ठीक है, सेल वगैरह या फिर गिफ्ट हुआ, जैसे ठीक है मॉर्टगेज वगैरह हुआ, ये सारा कुछ। तो कन्वेंसिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्रॉपर्टी या फिर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, एक रिटन लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको डीड बोलते हैं। ठीक है, तो डीड का पता लग गया क्या होता है, कन्वेंसिंग का पता लग गया। तो जब ओनरशिप या फिर लीगल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी पास होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू, जैसे कि डीड, सेल डीड, मॉर्टगेज डीड वगैरह, ये सारा कुछ, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंसिंग बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो एक ए है, कोई बंदा, वो हाउस उसके पास है, तो वो ए हाउस करता है सेल बी को, एग्जीक्यूट करता है सेल डीड को। डीड में डिटेल होती है पार्टीज की, प्रॉपर्टी की, कंसिडरेशन वगैरह, राइट एंड ऑब्लिगेशंस वगैरह, सारा कुछ डीड एग्जीक्यूट की जाती है और रजिस्टर की जाती है, जहाँ पे कंपलसरी होता है प्रोसेस ऑफ लीगली ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम ए टू बी। जो ये प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं कन्वेंसिंग। समझ में आया क्या होता है? तो ये लीगली रिकॉग्नाइज किया गया अंडर सेक्शन 210 में, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में। ठीक है, कन्वेंस क्या कहता है, क्या कहता है बेसिकली, कन्वेंस इंक्लूड क्या करता है, एक कन्वेंस ऑन सेल एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय विच मूवेबल, यहाँ पे दोनों, ये प्राइमरीली डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से, जैसे कि लैंड या फिर हाउस वगैरह। बट कन्वेंस में सेक्शन 210 में आईएसए के क्या कहा गया है कि एक कन्वेंस ऑन सेल एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय विच मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है इंटर विवोस। इंटर विवोस क्या होता है? इंटर विवोस का मतलब होता है ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन, ध्यान रखना। तो जो कन्वेंस है वो जनरली इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको बोलता है कन्वेंस। और कन्वेंसिंग एक प्रोसेस होता है ड्राफ्टिंग का, एग्जीक्यूट करने का और कंप्लीट करने का लीगल डॉक्यूमेंट जो जरूरी होता है ट्रांसफर करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए राइट उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ध्यान रखना है लिमिटेड नहीं है, जस्ट राइटिंग ए डॉक्यूमेंट थी। जो कंप्लीट कन्वेंसिंग की ट्रांजैक्शन होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल, वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, नेगोशिएशन वगैरह पार्टीज के बीच में, प्रिपरेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डीड प्रिपेयर करना। एप्रोप्रिएट डीड मतलब कि सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, मॉर्टगेज डीड है, लीज डीड है, सारा कुछ प्रिपेयर करना, एग्जीक्यूट करना फिर उस डीड को, स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन जहाँ पे जरूरी है, डिलीवरी या फिर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिलकर एक प्रोसेस बनता है कन्वेंसिंग का, मतलब कन्वेंसिंग की ट्रांजैक्शन, ये सारे कुछ मिलकर के एक ट्रांजैक्शन बनती है। तो बेसिकली इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से। एक होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर करने से पहले एनी प्रॉपर्टी ये डिटरमाइन करना होता है कि वेदर द पर्सन जो क्लेम कर रहा है ओनर एक्चुअली वैलिड और मार्केटेबल टाइटल उसके पास है या नहीं है, मतलब कि वो सेलर है क्या वो लीगली ट्रांसफर कर सकता है क्या प्रॉपर्टी को। तो परचेजर या फिर लॉयर परचेजर का इन्वेस्टिगेट करता है हिस्ट्री ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल एग्जामाइन करता है हिस्ट्री और क्वालिटी ऑफ द टाइटल, जैसे हमने अभी पढ़ा था। वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप फोकस करता है मोर डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन कि क्या प्रपोज ट्रांसफरर एक्चुअली ट्रांसफर कर सकता है क्या प्रॉपर्टी को। तो जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को उसके पास लीगल अथॉरिटी है क्या ये सब करने की, ठीक है, उसके पास होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ एक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इज द पर्सन द एक्चुअल ओनर, तो क्या पर्सन को ओनर है, जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर मिलते हैं वेरिफिकेशन करते टाइम ओनरशिप का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक पर्सन जनरली ट्रांसफर नहीं कर सकता बेटर टाइटल जो उसके पास है, जो पोजेस करता है उससे बेटर टाइटल वो कभी ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब कि एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक मैक्सिम है, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, मतलब कि कोई भी दे नहीं सकता जो उसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है कंफर्म करना, नीचे वाली लाइन पढ़ना, वहां पे पॉइंटर लेके जा रहा हूं तो टैब निकल रही है नीचे से। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है कंफर्मिंग दैट द ट्रांसफरर हैज द लीगल राइट एंड अथॉरिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। उसके बाद नेगोशिएशन होती है, ये स्टेज डिटरमाइन करती है एग्जैक्टली किस बात पे पार्टी एग्री हुई है। आफ्टर द पार्टी आर सेटिस्फाइड अबाउट द प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, तो वो नेगोशिएट करते हैं टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, जैसे कि जनरली सेल, कंसिडरेशन या फिर प्राइस वगैरह, मोड ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, ये सारा कुछ, एग्जीक्यूशन का डेट, डेट ऑफ डिलीवरी, ये सारा कुछ नेगोशिएशन में होता है। नेगोशिएशन जरूरी इसलिए होता है कि आप ड्राफ्ट कर सको डीड को ढंग से, जो ट्रांजेक्शन जो सारा कुछ है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो सके। आगे आता है प्रिपरेशन ऑफ एप्रोप्रिएट डीड, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है कन्वेंसिंग की। लॉयर या फिर ड्राफ्टमैन डिटरमाइन करते हैं व्हाट टाइप ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन। डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे डिफरेंट डीड बनती है, जैसे कि मान के चलो आप एब्सोल्यूट ट्रांसफर
ट्रांसफर कर रहे हो कंसिडरेशन के लिए, ए ने बी को घर बेचा तो सेल डीड बनेगी। ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन तो फिर मॉर्टगेज डीड बनती है। ट्रांसफर कर रहे हो राइट एंजॉय करने के लिए प्रॉपर्टी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए कौन सी बनती है? लीज डीड होती है। वॉलंटरी ट्रांसफर कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के, यहाँ पे कंसिडरेशन ली थी तो यहाँ पे हम कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, बट ट्रांसफर कर रहे हैं वॉलंटरीली, वॉलंटरी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बनती है? गिफ्ट डीड बनती है। ठीक है। अथॉरिटी गिवन टू एनी अनदर पर्सन टू एक्ट, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। ठीक है। और डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, उसको बोलते हैं विल। तो ये सारा कुछ तरीके के यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। लॉयर ड्राफ्टमैन डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा लीगल इंस्ट्रूमेंट जरूरी है ट्रांजेक्शन के लिए, इनमें से सारा कुछ। ठीक है। तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन में डिफरेंट डीड्स बनती है। उससे आगे आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि कंप्लीट करना फॉर्मल एक्ट जो रिक्वायर्ड है, जो मतलब जरूरी है टू मेक द डॉक्यूमेंट लीगली इफेक्टिव। मतलब जैसे कि साइन करना डॉक्यूमेंट को, मान के चलो एक विल बना दी, ऐसी कैसी बना करके रख ली तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। राइटिंग ए विल एंड कीपिंग इट अनसाइंड विल जनरली नॉट सेटिस्फाई द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड विल। वो वैलिड विल नहीं होगी जब तक वो साइन नहीं होएगी। अफिक्स करना थंब इंप्रेशन वगैरह, एग्जीक्यूशन होना बाय नेसेसरी पार्टीज, अटेस्टेशन होना विटनेस से, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। ठीक है। तो जो ड्राफ्टिंग होती है वो करती है क्रिएट डॉक्यूमेंट को, एग्जीक्यूशन फॉर्मली लेके आती है लीगल ऑपरेशन में उस डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते, लीगली यूज नहीं किए जा सकते बिना पे करे रिक्वायर्ड स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू फैक्टर, जैसे कि नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन, लोकेशन और स्टेट लॉज वगैरह, ये सारा कुछ अफेक्ट करते हैं स्टैम्प ड्यूटी कितनी होगी। 5 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी की ज़्यादा होगी, 1 करोड़ वाली ही कम होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो जैसे कि सेल डीड हुआ, गिफ्ट डीड हुआ, लीज डीड हुआ, मॉर्टगेज डीड हुआ। ठीक है। प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है, इंडियन स्टैम्प एक्ट कहता है, 1899 अभी पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, कौन कौन सी डीड्स जो रजिस्टर होती है वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन जहाँ पे जरूरी होता है करना पड़ता है। ठीक है। सर्टेन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनको जरूरत होती है टू बी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है पब्लिक नोटिस ऑफ द ट्रांजेक्शन और क्रिएट करता है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड, इसलिए जरूरी होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डीड डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी कंपलसरी रजिस्टर्ड, जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उनका मेन प्रोविजन है सेक्शन 17। उसके लिए हमें सेक्शन 17 पढ़ना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के, जो मेन प्रोविजन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर एक गिफ्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। ठीक है। सेल डीड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो। ठीक है। सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात की गई है, जो 100 रुपये से जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो होगी ओनली थ्रू ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना। उसके बाद मॉर्टगेज डीड आती है। मॉर्टगेज डीड में एक एक्सेप्शन है इक्विटेबल मॉर्टगेज का। ठीक है। इक्विटेबल मॉर्टगेज बोलते हैं, इसमें डिपॉजिट होता है टाइटल डीड, तो उसमें नहीं होता है, उसको एक्सेप्शन माना जाता है। बाकी मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जनरली जिसमें जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन की, जहाँ पे प्रिंसिपल मनी सिक्योर किया जाता है, वो होता है 100 या 100 से ज्यादा, तो उसमें जरूरत पड़ती है मॉर्टगेज डीड की भी। ए मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसको इक्विटेबल मॉर्टगेज भी बोलते हैं। इक्विटेबल मॉर्टगेज कैसी होती है? ए के पास घर है, ठीक है, उस पर लोन लेना चाहता है, ठीक है, बैंक से उसने लोन लिया, अपने टाइटल जो डीड है वो डिपॉजिट कर दिया, मतलब घर के कागज वगैरह उसको दे दिए, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सेक्शन 59 में दिया हुआ है टोपा के, ध्यान रखना। लीज डीड अंडर सेक्शन 17 1D ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब लीज डीड की अभी हम बात कर रहे हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जिसमें कंपलसरी है लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, लीज फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब 11 महीने का। इसीलिए जो वो होता है ना मकान मालिक वगैरह एग्रीमेंट, इसीलिए वो 11 महीने का करते हैं। लीज रिजर्विंग ए ईयरली रेंट, तो भी अगर लीज है जो रिजर्व कर रही है एक ईयरली रेंट, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की भी बात की गई है जो क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे होते हैं राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अंडर सेक्शन 17 1B ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है फॉर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जो क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, लिमिट करते हैं और एक्सटिंग्विश करते हैं एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है। ठीक है। तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे कि सेटलमेंट डीड, पार्टीशन डीड, रिलीज, रेलिंक्विशमेंट डीड वगैरह, एक्सचेंज डीड, ये सारा कुछ इनका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली प्रोवाइड करता है पब्लिक नोटिस ऑफ द ट्रांजेक्शन और क्रिएट करता है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड। जनरली जो रजिस्ट्रेशन है उसमें इन्वॉल्व होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट रजिस्टरिंग अथॉरिटी, मतलब कि जो अप्रोप्रिएट रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है उनके सामने प्रेजेंट करने होता है डॉक्यूमेंट वगैरह। अपीयरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट्स और ऑथोराइज पर्सन, मतलब उनकी अपीयरेंस की भी जरूरत पड़ती है। वेरिफिकेशन होता है उनका और पेमेंट होता है रजिस्ट्रेशन फीस का और कंप्लीट होता है प्रोसेस, सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है सर्टेन डिफरेंट सिचुएशंस में, जो हमने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, याद रखना। उसके बाद डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन।
पोजेशन आफ्टर लीगल डॉक्यूमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो एक्चुअल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना होता है। एक्चुअल पोजेशन जैसे कि ए परचेजर फिजिकली टेक कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी, कीज वगैरह दे दी, ए ने बी को घर बेच दिया, ठीक है, ए ने बी को कीज वगैरह दे दी, ठीक है, बी रिसीव करता है की ऑफ द हाउस। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जैसे कि फिजिकल पोजेशन में रिमेन विद द अनदर पर्सन बट लीगल राइट ऑफ द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। मान के चलो ए बी को घर बेचता है, ठीक है, तो और जो घर बेचता है ना उसमें सी रह रहा होता है एज ए टेनेंट, तो सी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लीगल राइट ट्रांसफर हो जाएंगे, पहले वो घर ए का था अब वो घर बी का हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ए फिजिकल पोजेशन में रिमेन विद द अनदर पर्सन बट लीगल राइट ऑफ द पोजेशन इज ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकली तो सी रह ही रहा है, उसमें घर पहले ए का था अभी वो बी के पास चला गया है तो पोजेशन वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिजिकल पोजेशन जिसके पास है वो उसी के पास रहेगा, उसको कंस्ट्रक्टिव पोजेशन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद ये फाइनल स्टेज होती है कंप्लीट करने की कन्वेंसिंग को। एट दिस स्टेज ऑल नेसेसरी ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज फुलफिल किए जाते हैं। ये इंक्लूड करता है पेमेंट ऑफ द एग्रीड कंसिडरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड, जो हमने अभी तक पढ़ा था वो सारे प्रोसेस इसमें होता है। म्यूटेशन वगैरह या फिर अपडेट करना म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स वगैरह जहाँ तक जरूरी होता है, सेटलमेंट करना, लाइबिलिटी का डिलीवरी करना, ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, पोजेसन को डिलीवर करना, रजिस्ट्रेशन जहाँ पे जरूरी है तो वो सब करने को बोलता है कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। इन सब चीज़ों को मिलकर एक कन्वेंसिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। समझ में आया? कन्वेंसिंग एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और कन्वेंसिंग क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। क्यों है आपने पता ही होगा, क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पे इंटर विवोस ट्रांसफर होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। किसका होता है? प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन आइडेंटिकल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर, कौन कौन सी की जा सकती है, कौन कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है ट्रांसफर को, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर जैसे कि मॉर्टगेज हुआ, सेल हुआ, गिफ्ट हुआ, एक्सचेंज हुआ, ये सारा कुछ। राइट एंड लाइबिलिटी जो पार्टी, इससे कौन डील करता है? टोपा डील करता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है। उसके बाद कन्वेंसिंग जो होती है वो डील करती है विद लीगल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द ट्रांसफर्ड इज इफेक्टेड, जैसे कि ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह, एग्जीक्यूशन, अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टाइटल। तो जो टोपा है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो हमें बताता है लीगल रूल्स ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। वाइल कन्वेंसिंग डील करता है विद द प्रैक्टिकल लीगल प्रोसेस से, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स जो यूज किए जाएंगे एक्चुअली कंप्लीट करने के लिए ट्रांसफर, ध्यान रखना। जो मेन ऑब्जेक्ट है कन्वेंसिंग का वो है इंश्योर करना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज लीगली वैलिड हो, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, एम्बिग्यूटी उसमें ना हो, प्रॉपरली स्टाम्प्ड हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो वहाँ पे जहाँ पे जरूरी है, कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ पार्टीज, ठीक है, मतलब कि वो प्रोटेक्ट कर सके राइट ऑफ पार्टीज का, कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज एविडेंस ऑफ टाइटल, ठीक है। अगर आप स्टाम्प ड्यूटी वगैरह पे नहीं करोगे तो आप फिर वो नहीं कर सकते हो एज एन एविडेंस यूज, ठीक है। अगर एक प्रॉपरली ड्राफ्ट कन्वेंस है तो उससे इनका क्लियरली आंसर मिलता है, जैसे कि कौन ट्रांसफर कर रहा है, किसके नाम ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, नेचर क्या है ट्रांसफर का, ठीक है, कंसिडरेशन या फिर कंडीशन इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है, राइट कौन से ट्रांसफर हो रहे हैं, व्हाट राइट्स आर रिजर्व्ड, कौन से राइट को रिजर्व किया गया है, व्हेन डज द ट्रांसफर टेक प्लेस, कब होगा। तो ये सारा कुछ इनका आंसर करता है एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड कन्वेंस, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव उसके यही है 5-6, इनमें डिटेल में बना बना के लिख देना, इतना कुछ नहीं है। बच्चों की तरह मैं नहीं पढ़ा सकता कि इसमें डिटेल में 4-5 चीज़ें लिखूँ, जरूरी नहीं है भाई। उसके बाद आते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कन्वेंस, मतलब एक कन्वेंस को वैलिड करने के लिए कुछ कुछ जरूरी चीज़ होती है जो कि जरूरी ही होती है, जैसे कि कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कोई कुछ भी ट्रांसफर कर देगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होनी चाहिए जहाँ पे जरूरी है, जैसे कि सेल में कंसिडरेशन जरूरी होती है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो गिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्रॉड पे, कोवर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेस पे, अगर मिस इंटरप्रिटेशन के बेस पे है तो ऑब्टेन की गई है थ्रू इन चारों चीज़ों से तो वो चैलेंज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल लॉ। उसके बाद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी जो है वो डिस्क्राइब की जानी होती है विद सफिशिएंट सर्टेनिटी। ए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इंक्लूड कर सकता है जैसे कि हाउस का नंबर, प्लॉट वगैरह, प्लॉट का नंबर, खसरा नंबर, सर्वे नंबर, एरिया, बाउंड्रीज, विलेज और दूसरे आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर्स। मतलब कि कहने की बात है कि प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रॉपर्टी का, ठीक है, तभी वो एक वैलिड कन्वेंस बनेगा, ठीक है। कंपिटेंट पार्टी के लिए हमें सेक्शन 7 पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ये क्या कहता है? कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए। मतलब ए पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी वो होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में कंपिटेंट है, ठीक है। द पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि साउंड माइंड का होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, ठीक है, मेजर होना चाहिए। मतलब कि अब यहाँ पे कंपिटेंट पार्टीज की बात की गई है, 2 पार्टी होती है, ट्रांसफरर होता है, ट्रांसफरी होता है, ठीक है।
तो द पर्सन जो दे रहा होता है प्रॉपर्टी को वो लीगली कैपेबल होना चाहिए ट्रांसफरिंग का, ठीक है। बट जो पर्सन रिसीव कर रहा होता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो कि ट्रांसफर ही होता है, वो जरूरी नहीं है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ध्यान रखना, क्योंकि माइनर रिसीव कर सकता है प्रॉपर्टी को थ्रू ए गिफ्ट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। बी एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफरर के पास राइट होना चाहिए और ऑथोरिटी होनी चाहिए ट्रांसफर करने की वो प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, ठीक है। अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ट्रांसफर की जा सकती है जब तक लॉ उसको मना नहीं करता, ठीक है। तो जनरल रूल यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफरेबिलिटी एक रूल है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एक एक्सेप्शन है। तो ये एसेंशियल्स है जो कि जरूरी है कन्वेंस को वैलिड करने के लिए, समझ में आ। और उसके बाद वही एसेंशियल्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अटेस्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, स्टैंपिंग वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो सारा कुछ होना चाहिए। ये एसेंशियल्स है एक कन्वेंस को वैलिड करने के लिए। जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई डीड रजिस्ट्रेशन करानी है, जो हमने अभी पहले पढ़ी थी सेक्शन 17 में और रजिस्ट्रेशन एक्ट में, और वो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो वैलिड कन्वेंस नहीं होगा। अटेस्टेशन जहाँ पे जरूरी है वो नहीं किया गया है तो वो वैलिड एक कन्वेंस नहीं होएगा। प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जैसे कि विल का हमने एग्जांपल लिया था, विल आपने लिख दी, एग्जीक्यूट वो होनी रखी, साइन वगैरह उस पर होनी रखे, तो इनवैलिड हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 3-4 एसेंशियल्स है वैलिड कन्वेंस के, समझ में आ। अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे मोड्स ऑफ कन्वेंसिंग, ठीक है, जैसे कि सेल हुआ, मॉर्टगेज हुआ, वैसे तो पढ़ चुके हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, बट फिर भी यहाँ पे एक वीडियो जरूरी है। और जो एसेंशियल्स होते हैं डीड प्रिपेयर करने के लिए, डीड में क्या क्या होता है वो भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो ये वाली पीपीटी डाउनलोड कर लो यहाँ से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये वाली वीडियो देख लो, पूरी प्लेलिस्ट यहाँ से चेक कर लो, अगर छूटी हुई है वीडियो तो यहाँ से कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।